नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो कैसे फंक्शन करता है। जैसे हमने इकोसिस्टम के परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा था कि ये जो है जैव मंडल की एक संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक यूनिट के रूप में काम करता है। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करता है इकोसिस्टम, और उस यूनिट के रूप में जो उसके घटक होते हैं उनके घटकों के मध्य जो है अंतरक्रिया होती है, और अंतरक्रिया के दौरान क्या होता है कि पदार्थों का हस्तांतरण तथा रूपांतरण होता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। अब हम ये आज इस चीज़ को एक तरह से कहने का मतलब वेरीफाई करेंगे कि ये फंक्शन इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो कैसे कार्य करता है। तो आइए हम उस टॉपिक पे सीधा चलते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, एक ही चीज़ हुआ, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये फंक्शन तीन, इसको समझने के लिए हम आसानी से समझने के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको सारे बुक में इसी सिस्टम में दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। आपको हो सकता है कि ये चीज़ें अलग अलग एक टॉपिक के रूप में दिया रहे, है ना। तो इसलिए आप इसको ये सब माइंड पे मत लीजिएगा, आप सीधा आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो चीज़ें बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसके जो प्रकार हैं, इनके जो फंक्शन है, उसमें पहला है ऊर्जा का प्रवाह। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। दूसरा है पोषण चक्र, यानी जब ऊर्जा का प्रवाह होगा तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पोषण का स्तर भी जो है एक चक्रीय रूप में काम करते रहता है। तभी जो है एक दूसरे पर जो जीव होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, उसका कंज्यूम कर करके अपना जीवन जो है उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक है पारिस्थितिक अनुकूलन या पारिस्थितिक अनुक्रम, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको कहते हैं। तो अब आपको ये तीनों चीज़ हम बारी बारी से आज के टॉपिक में समझाएंगे। इसको आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझ जाते हैं तो आपको इकोसिस्टम पे थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा, साथ ही चीज़ों को आपको विजुअलाइज करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को समझिएगा, इकोसिस्टम से संबंधित जो चीज़ें रहेगी उसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। तो पहला है ऊर्जा का प्रवाह, यानी इसमें होता क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटकों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा एक मूलभूत तत्व है। अब देखिए, उपापचयी क्रिया आपको बताए थे। उपापचयी प्रक्रिया क्या होता है कि इसमें हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके तहत ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम ये कह सकते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं तो उससे विटामिन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कोई एक उपापचयी प्रक्रिया होता है हमारे अंदर, है ना, और इसके संपादन हेतु ऊर्जा एक मूलभूत तत्व है। ये चीज़ें हैं। इसमें होता क्या है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको समझना है आपको। मूलतः आपको इस टॉपिक में ये समझना है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है। तो आपको सिंपल शब्द में समझना है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक रेखीय रूप में होता है। एक रेखीय का मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी हम वर्ड यूज किए हैं, इसको उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। दूसरा इसमें वर्ड हम यूज किए हैं इसी के लिए, निम्नतम पोषक स्तर से उच्चतम पोषक स्तर की ओर। इसको समझिए, जैसे उत्पादक से उपभोक्ता, मान लीजिए पेड़ पौधा जो है उत्पादक है और हम लोग उपभोक्ता हैं, तो कहने का मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पेड़ पौधा से हमारे तरफ है, यानी हम लोग पेड़ पौधा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग से पेड़ पौधा ऊर्जा प्राप्त करेगा, ये चीज़ नहीं होगा। ये जो है इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक रेखीय रूप में होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी धारा चेंज हो जाएगा, कभी हम जो है हम प्राप्त कर रहे हैं ऊर्जा पेड़ पौधा से, कभी हम ऊर्जा दे देंगे पेड़ पौधों को, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसी चीज़ को समझने के लिए आप इसको थोड़ा इस रूप में समझ लीजिए। इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कि नहीं, इसे देखिए,
ये माली प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब पादप है। तो पादप जो है, पादप से ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे फिर बताएंगे इसको, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर में से हम लोग भी आते हैं और भी जीव आते हैं। तो पादप से जो है प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, यानी प्राथमिक उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त किए। उसके बाद जो है इसको से सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को उपभोग करके, उसको खा करके जो सेकेंडरी कंज्यूमर है कि नहीं, उसका उदाहरण जैसे हम एक सांप ले लिए, है कि नहीं, जैसे सांप जो है चूहा को खा गया तो उससे ऊर्जा प्राप्त किया ही, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इसके बाद फिर उसके बाद जो है सांप को बाज खा गया, है ना, तो ये जो हो गया ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा ही अभी ऊर्जा का प्रवाह कभी दिशा बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि जो है अभी जो बाज है, बाज को सांप खा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी, या सांप को चूहा खा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में वो एक रेखीय होता है। पहला चीज़ समझ गए। दूसरा चीज़ में ये समझना है कि जो ऊर्जा का प्रवाह जब होता है एक रेखीय दिशा में, तो ऊर्जा का क्षय होता है। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझने का मतलब है, आप ये समझिएगा, ऐसे हम ऊर्जा पिरामिड पढ़ाएंगे लास्ट में इसमें, तो आपको हम बताएंगे, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझे रहिए, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है पादप सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है कि नहीं, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया। तो जब इसको उपभोग करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये जो है उपभोग करके ये इसका ऊर्जा का यहाँ पे 90% ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। ये जो है 1,000 कैलोरी ही ऊर्जा जो है, ये 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही ये प्राप्त कर पाएगा चूहा जो है, या प्राइमरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं यहाँ पे, ओनली चूहा नहीं। इसके बाद फिर अगला जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, है ना, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये जब प्राइमरी से प्राप्त करेगा ऊर्जा, तो उस स्थिति में भी 90% ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, यानी 90% ऊर्जा कम हो जाएगा। तो जो है 1,000 किलो कैलोरी था, ये अब 100 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जब आगे अगला जब यूज करेगा टर्शियरी कंज्यूमर, अगर यूज करेगा सेकेंडरी को, तो उस स्थिति में भी 90% ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऊपर की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे, है ना, यानी कि निम्नतम पोषक स्तर से उच्चतम पोषक स्तर की ओर बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में ऊर्जा स्तर में क्या होगा, गिरावट आएगा, ऊर्जा स्तर में गिरावट आएगा। तो ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम अब दूसरा चलते हैं, टॉपिक था, दूसरा टॉपिक है पोषण स्तर, पोषण चक्र के बारे में समझना है। अब इसमें क्या होता है, जब अगर आप ऊर्जा का प्रवाह समझ गए होंगे तो इसको काफ़ी आसानी से समझ जाएगा, उसी से रिलेटेड है कि नहीं, तो समझिए इसको। तो इसमें क्या होता है, पादप जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना तो करीब करीब मालूम होगा आपको, ये सब 3-4 से सब चीज़ें जो है पढ़ने को मिलते रहता है ना, कि सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, पादप। अब जो है आगे क्या होता है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप पादप जो है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अजैविक घटकों के अंतरक्रिया कर इसका रूपांतरण कर प्रोटोप्लाज्म तैयार करता है। देखिए अजैविक घटक समझ रहे होंगे आप, मिट्टी, वायु, जल, यानी इससे अंतरक्रिया करता है। कौन अंतरक्रिया करता है, ये जो पादप है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये जो पादप हैं वो अजैविक घटकों, जैसे देखिए अजैविक घटक का नाम हम बोल रहे हैं तो आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए कि अजैविक घटक का मतलब हम समझ क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे हो गया पानी, मिट्टी, वायु, सूर्य का तापमान वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे अंतरक्रिया कर करके इसका रूपांतरण कर क्या चीज़ बनाता है, प्रोटोप्लाज्म तैयार करता है। अब हम देखिए ये जब हम कह सकते हैं, अब ये जो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो उसका आधार कहा जाए, यानी कहने का मतलब जितना भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में, वो ऊर्जा का एक आधार कहा जाए तो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से ही, है कि नहीं, हम खाते हैं तो विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी जो भी हम ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उसका आधार देखा जाए तो आधार क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है। तो ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जिसका पारिस्थितिक तंत्र में पोषण के अलावे के अगले स्तर से संबंधित जीव के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म तैयार किया पौधा, वो प्रोटोप्लाज्म को प्राइमरी कंज्यूमर जो है उपभोग करेगा।
उपभोग करेगा। उसके बाद उसके अंदर जो है बहुत तरह तरह के प्राइमरी कंज्यूमर हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो है उनके अंदर जो है एक पोषक स्तर का निर्माण होगा, उसको फिर सेकेंडरी यूज करेंगे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो है पोषण चक्र चलता रहता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पौधे जो है पोषक स्तर के रूप में यानी पोषक तत्व के रूप में क्या तैयार करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इसी को हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक प्रमुख आधार है। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि चक्र कैसे चलता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है आगे किस प्रकार से एक तरह से पोषण चक्र को निर्मित करता है। और पोषण चक्र जब निर्मित होगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह भी पारिस्थितिक तंत्र में चलता रहता है। तो आइए इसको एक थोड़ा देख लेते हैं इस रूप में, इसका विश्लेषण इस तरह से कर लेते हैं। जैसे पहला है प्रथम पोषी स्तर, यानी पादप और शैवाल इसमें आता है। इसको स्वपोषी कहा जाता है, इसको प्रोड्यूसर यानी उत्पादक बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि पादप को जो है प्रोड्यूसर बोला जाता है ना। इसको प्रथम पोषी स्तर के रूप में हम अंकित करते हैं। इसके बाद इसको खाता कौन है, अगला स्तर का जो होता है द्वितीय पोषी स्तर का जो जंतु होता है उसका उपभोग करता है, प्रथम पोषी स्तर को उपभोग करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्रायः जो है कहने का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ पादप का ही सेवन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस बोला जाता है उसको। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे लिए हैं बकरी, है ना। आपको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लिए हैं बकरी, और भी ऐसे जीव हैं लेकिन हम एक बकरी का उदाहरण लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो है तृतीय पोषक स्तर। तृतीय पोषी स्तर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ये जो जीव होते हैं तृतीय पोषी स्तर, इस शाकाहारियों पर डिपेंड होते हैं। यानी जो शाकाहारी से बकरी है तो इसको ही खाएगा। कौन खाएगा, तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम एक कुत्ता का उदाहरण ले लिए, बकरी को जो है कुत्ता खा जाएगा, और इससे जो है एक तरह से पोषक स्तर आगे की ओर बढ़ा। अब इसमें चतुर्थ पोषक स्तर की हम बात करेंगे तो ये चतुर्थ पोषी स्तर के रूप में बात करेंगे तो इसको कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। अब तृतीय उपभोक्ता किसको खाएगा, ये जो है मांस ही खाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है इसको कहा जाता है, ये जो तृतीय पोषी स्तर है इसको हम कॉर्निवोरस तो बोलेंगे ही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कुत्ता भी कॉर्निवोरस है लेकिन ये तृतीय स्तर का कॉर्निवोरस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बाघ है वो कुत्ता को भी खा जाएगा, है कि नहीं। बाघ जो है यहाँ पे कुत्ता को भी खा जाएगा, है ना। और इससे कहने का मतलब एक तरह से ऊर्जा प्राप्त करेगा बाघ। तो बाघ जो ऊर्जा प्राप्त करेगा तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बाघ जो है तृतीयक उपभोक्ता है। और तृतीयक उपभोक्ता है तो इसको हम यहाँ पे टॉप कॉर्निवोरस के रूप में हम, अब इसको ऊपर खाने वाला कोई नहीं है, कोई जीव इसको नहीं खाएगा। बाघ को भले कुछ दुस्साहसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बाघ को भी खा जाए, अलग मुद्दा है वो, है कि नहीं। लेकिन सामान्यतः कोई जीव नहीं खाता है। इसलिए नहीं खाता है, इसका कारण है ठोस कि जो टॉप कॉर्निवोरस होते हैं वो काफ़ी हाई इम्यून वाले होते हैं, यानी उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और उसके अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह पाए जाते हैं जो अगर कोई आम आदमी अगर उसके मांस का यूज कर ले तो शायद नहीं बच पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि उसको पचाने का जो कैपेसिटी है, या जैसे आज हम कोरोना वायरस का ये जो प्रकोप झेल रहे हैं, पूरा विश्व झेल रहा है, तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहने का मतलब जो जीव हमारे अनुकूल नहीं था उसका भी हम सेवन करने लगे, तो उसका जब सेवन करने लगे तो उसका जो वायरस है वो हमारे शरीर में एंट्री किया और वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और इस तरह का जो है बीमारी का उत्पत्ति हुआ। तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन खैर आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो है टॉप कॉर्निवोरस कहलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या करता है, जो सर्वाहारी होता है वो दो या दो से अधिक पोषी स्तर को अपना भोजन के रूप में यूज करता है। जैसे मान ली मानव को ही ले लीजिए, तो जो प्रथम पोषी स्तर है पादप वगैरह उसका भी यूज करता है खाने के लिए, है ना। उसके अलावा जो द्वितीय पोषी स्तर है उसको भी यूज कर लेता है। यहाँ तक कि कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो कुत्ता को भी खा जाते हैं, है कि नहीं। समझ रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये चीज़ें जो है कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक पोषी स्तर का अगर जो यूज करता है ना, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो ये चीज़ समझ गए कि ये सर्वाहारी भी एक है अलग से। इसके अलावा सबको नष्ट करने वाला यानी सबको खाने वाला अगर कहा जाए तो वो अपघटक है। ये अपने आप में हीरो है कि नहीं, किसी को नहीं छोड़ता है। अपघटक जो है ये कोई भी पादप से लेकर के टॉप कॉर्निवोरस तक,
है कि नहीं, उसका अंतिम रूप से जो है निष्पादन यही करता है ना। और इसीलिए कहने का मतलब है कि और ये जो है उसका कहने का मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जीवों में, उसका अपघटन करके अकार्बनिक पदार्थ बनाता है और फिर से जो कहने का मतलब पादप है उसको ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? अपघटक। अपघटक जो है ये जो जितने भी आप देखें अभी शाकाहारी, मांसाहारी, टॉप कार्निवोरस, सबका मृत्यु होता है कि नहीं। और मृत्यु होने के पश्चात ये जो अपघटक होते हैं जैसे जीवाणु और कवक जैसे, ये उन जीवों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अपघटन करके मिट्टी को पोषक पदार्थ के रूप में एक तरह से पंप करते हैं वहाँ पे पोषक पदार्थ, और पोषक पदार्थ फिर से पौधा को मिलता है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे पोषण चक्र निर्मित होता है कि नहीं। समझ रहे बात को? अगर आप समझ रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार और देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर इसी के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं उसको देख लें। अगर हम पोषण स्तर में निर्मित होने वाले खाद्य श्रृंखला में शीर्ष मांसाहारी जीव सर्वाधिक जोखिम में रहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेर है, तो शेर जो है खाद्य श्रृंखला में, फूड चैन में ये शीर्ष मांसाहारी जीव कहलाता है, ये सबसे टॉप में है ना। तो ये ज़्यादा जोखिम में है क्योंकि नीचे वाला अगर थोड़ा सा भी चैन खराब हुआ, चैन खराब होने का मतलब जैसे पादपों की संख्या कमेगा, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है शाकाहारी जीवों की संख्या कम जाएगा। जब उसका संख्या कमेगा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, है कि नहीं। प्राकृतिक कारण हो सकता है, मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है। तो किन्हीं भी कारणों से अगर नीचे वाले जो निचले क्रम के जो पोषी स्तर हैं उसमें अगर किसी प्रकार का भी कमी होता है या संतुलन खराब होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जोखिम में कौन आ जाते हैं? जो शीर्ष मांसाहारी जीव है ना। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। और नीचे से ऊर्जा क्या होते रहता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, अब भी ऊर्जा पिरामिड में देखें कि ऊर्जा का स्तर कमता जाता है ना। तो उस स्थिति में जो है काफ़ी जोखिम में होते हैं, ये चीज़ समझिएगा। दूसरा इसमें समझना है यही चीज़ को इस प्रकार से कि यह संख्या में कौन में जो है कम होते हैं। कौन कम होते हैं? जो शीर्ष मांसाहारी जीव होते हैं। और इनकी उत्तरजीविता उन सभी प्रजातियों पर निर्भर होती है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में पोषण के लिए संघर्षरत हैं। जैसा कि आपको बताया कि अगर मान लिया जाए कि शाकाहारी जीवों की संख्या कम जाए या पादपों की संख्या कम जाए, तो इसका सीधा इम्पैक्ट नेगेटिव किस पे पड़ेगा? जो टॉप पे हैं, टॉप कार्निवोरस हैं। तो आप ये चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब हम अगले जो फंक्शन है पारिस्थितिक तंत्र के, पारिस्थितिक अनुक्रम की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये भी काफ़ी इजी है, आप इसे भी आसानी से समझ जाइएगा। जैसे वो दोनों समझे, ऊर्जा का प्रवाह और पोषण चक्र, वैसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन को भी आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। इसका मतलब क्या होता है, आगे जाना है कि पारिस्थितिक अनुक्रम का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है। तो इसमें ये समझिएगा कि एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का दूसरे प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम। कितना सिंपल परिभाषा है, काफ़ी आपको माइंड में आसानी से घुस गया होगा, है कि नहीं। जैसे मान लिया कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहाँ अगर खूब हरा भरा, मतलब 100 साल के बाद, 200 साल के बाद या 1000 साल के बाद, है कि नहीं, या 1 लाख साल के बाद हम कहें, वहाँ पे जो है नदी, झरना, तालाब, पोखर इस टाइप का हो जाता है, पेड़ पौधा से एकदम हरा भरा हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एकदम परिवर्तित हो गया, है कि नहीं। जहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र काफ़ी, उसका जो प्रोडक्टिविटी था वो काफ़ी कमज़ोर था, और वो जो है उसका मतलब लाखों वर्ष के बाद वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का जो पादपों हैं, जीव हैं, उसका उत्पादकता बढ़ गया वहाँ पे। तो हम कहेंगे वहाँ पे पारिस्थितिक अनुक्रम हो गया, है कि नहीं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिक अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसा कि पढ़ा है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जैसे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, घास का मैदान वाला होता है ना, जलीय पढ़े हैं। तो ये अगर उसमें परिवर्तन होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र जो है दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम।
अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लिए हैं मांस व लाइकेन युक्त पारिस्थितिक तंत्र। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र को ही पारितंत्र भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है वो घास के पारितंत्र में बदल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम हो गया। अब देखिए, अब जो हम उदाहरण दिए वो काफ़ी छोटे स्तर पे दिए हैं, ये है इसका अर्थ बहुत बड़ा। इसको हम समझते हैं आगे कि इसका और भी क्या क्या निष्कर्ष होता है, कहने का मतलब इसको और ब्रॉड रूप में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। तो हम आगे जा रहे हैं कि पारिस्थितिक अनुक्रम जो होता है वो दो भाग में उसको बांट के पढ़ा जाता है। उसको दो प्रकार का होता है, एक जो होता है प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम और दूसरा होता है द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम। तो इसको जो है अब आगे समझते हैं कि पारिस्थितिक जो है ये प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होता है और द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम, इसको समझिए। जैसे आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का जब उद्विकास हुआ होगा, उसका उद्भव हुआ होगा, तो ऐसा नहीं था कि जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय से ही बहुत पेड़ जंगल होगा, बिल्कुल नहीं। उस समय क्या था कि जब पृथ्वी एक तरह से समझो कि आग का गोला था। पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था, उद्भव हुआ था, तो आग का गोला था, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि मैग्मा लावा से निर्मित हुआ था। तो उस स्थिति में क्या था, कहीं पेड़ पौधा ऐसा नहीं था, धीरे धीरे अनुकूलन हुआ, है कि नहीं। अनुकूलन होने के फलस्वरूप धीरे धीरे उन पहाड़ों पे, पत्थरों पे, है ना, पठारों पे जो है धीरे धीरे उसका विकास उस पे हुआ। वहाँ पे लाइकेन का विकास हुआ, है ना। पहले वो खुले स्थान के रूप में थे ऐसे ही, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे लाइकेन का विकास हुआ, काई का विकास हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ, फिर बड़े पौधे बने। बड़े पौधे से फिर वहाँ पे जब बड़े बड़े पौधे होने लगे, फिर वहाँ पे जो है जीवों की उत्पत्ति हुई। मतलब एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें करोड़ों वर्ष लगा है कि नहीं। अब आप कल्पना कीजिए, करोड़ों वर्ष लगा है उसमें, इस प्रक्रिया में। तो हम पारिस्थितिक अनुक्रम की बात करेंगे तो ये जो है बहुत लंबी घटने वाली बनी। कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो बदलाव होता है ना। आप तो पहली बात ये माइंड में रखिएगा कि पारिस्थितिक अनुक्रम की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन। सिंपल अर्थ ये समझना है। अगर आपसे कोई पूछे कि पारिस्थितिक अनुक्रम का मतलब क्या होता है, तो आप एकदम सिंपल शब्दों में आप उसको, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में कि पारिस्थितिक अनुक्रम का तात्पर्य क्या है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे ये जो प्राथमिक टाइप के जो पारिस्थितिक अनुक्रम है, इसमें कहने का मतलब बहुत लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है और बहुत बड़ा एक चेंज होता है कि नहीं। अभी चेंज कैसे हुआ है इसको समझते हैं। ऐसे कोई टाइम स्केल लिए हम, ये कोई टाइम स्केल है, टाइम स्केल समझ रहे हैं ना, जैसे करोड़ों वर्ष पहले से लेकर के हम अब तक की बात कर रहे हैं। तो पहले जो स्थान मान लिया जाए कि खुले या ऊसर के रूप में थे, यानी ऊसर का मतलब यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि छोटे छोटे बोल्डर का प्रभाव था। कोई ऐसा क्षेत्र था जहाँ छोटे छोटे बोल्डर का प्रभाव था, है कि नहीं। वहाँ पे किसी प्रकार का जो है पेड़ पौधा वगैरह नहीं पाया जाता था, किसी प्रकार कोई जीव वगैरह का विकास नहीं हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ हज़ार साल में वहाँ पे लाइकेन का विकास हुआ। लाइकेन आप लोग समझते ही होंगे, लाइकेन का विकास हुआ। अब लाइकेन जो है जब उसका उस पर विकास, जैसे इस प्रकार से मान ली पहाड़ टाइप का एरिया है ना, इस प्रकार से पहाड़ टाइप का एरिया है, तो इस पर धीरे धीरे जो है लाइकेन का विकास हुआ। तो ये लाइकेन क्या किए कि बोल्डर के ऊपरी परतों को तोड़कर अवसाद का निर्माण की, है कि नहीं। क्या किए, अवसाद का निर्माण किए। और भी कई प्रक्रियाओं से इसका जो है अपक्षयन हुआ। अपक्षयन होने के फलस्वरूप क्या होगा, उसका अपर्दन हुआ। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, मिट्टी का निर्माण हुआ। मतलब इसके साथ साथ पैरेलल और भी प्रक्रिया जो है समानांतर क्रम में चल रही थी। तो उस स्थिति में क्या हुआ, लाइकेन का विकास हुआ। जब ये प्रक्रिया लाइकेन का विकास होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वहाँ पे काई बनने लगा। काई समझते होंगे, जैसे शैवाल हम कह सकते हैं उसको, है ना। तो काई का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे और कुछ हज़ार साल के बाद, देखिए ये प्रक्रिया बहुत, हम पहले ही बताया कि जो प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम है बहुत लंबी अवधि में घटने वाली प्रक्रिया है ना। करोड़ों वर्ष लगा है इसमें। तो इसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर झाड़ियों का विकास हुआ। धीरे धीरे जो है झाड़ी, छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जब छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ तो उसके बाद फिर जो है बड़े बड़े पौधों का भी विकास हुआ। तो ये हुआ पारिस्थितिक जो है प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम का एक घटनाक्रम, है ना।
अब यहाँ पे ये समझना है कि यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है। यानी आपको हम पहले ही बताए कि जो प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रम की क्रिया होती है वो काफ़ी लंबे समय अवधि में होती है और ये उस जगह पे होती है जहाँ पे किसी समुदाय का पहले से अस्तित्व नहीं था और वहाँ पे धीरे धीरे अस्तित्व बना है। तो इसको हम कहेंगे प्रथम पारिस्थितिक अनुक्रम। अब इसी प्रकार हम समझते हैं अगला द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है। ये बिल्कुल सिंपल, अगर आप पहला समझ गए, पहला पारिस्थितिक अनुक्रम को अगर आप विजुअलाइज कर लिए कि पृथ्वी पर पहले कुछ नहीं था और धीरे धीरे जो है छोटे छोटे जीवों से लेकर के आज बड़े बड़े जीवों तक पाया जा रहा है, छोटे छोटे पौधों से लेकर के बड़े बड़े पौधों तक पाया जा रहा है, तो वो प्राथमिक अनुक्रम का बात था। अब द्वितीय अनुक्रम में क्या होता है कि यह ऐसे क्षेत्र में घटित होती है जहाँ प्राकृतिक वनस्पति का आग, चक्रवात या मानवीय हस्तक्षेप द्वारा व्यापक विनाश होने के पश्चात फिर से पारिस्थितिक तंत्र का विकास हुआ हो। जैसे आप सुनते हैं कभी कभी कि अमेजन के जंगल में या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाता है और आग जो है महीनों तक लगा हुआ रहता है। जब उस स्थिति में क्या होता है कि जब महीनों तक वो आग लगा हुआ रहता है तो उस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एकदम चौपट, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र जो पूरा समृद्ध था वो एक तरह से कह सकते हैं हम समाप्त हो गया। वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र उसका जो है उसमें एकदम चेंज आ गया है कि नहीं। तो वहाँ पे फिर से अगर उसका विकास होगा, फिर से पौधों का विकास होगा, फिर से जो चीज़ें पहले से थी वैसा फिर से हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए समझना ये है कि ये जो द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रम होता है इसको होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना प्राथमिक वाला में लगा था। उसमें जो है लाखों वर्ष लगा था, करोड़ों वर्ष लगा था, लेकिन इसमें क्या होगा कुछ ही दशकों में ऐसा फिर से हम रिकवर कर लेंगे। कहीं पे अगर जंगल में आग लग गया तो वहाँ पे 10 साल के बाद 20 साल के बाद फिर से वैसा जंगल हो सकता है कि नहीं। फिर से क्योंकि वहाँ पे वर्षा होगी, सारी प्रक्रियाएं, सारा चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे अनुकूल दशाएं हैं, मिट्टी है, तो फिर से वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में तेज़ी से घटित होती है। क्यों होती है तेज़ी से घटित, यानी कि ये जैसे आग लगा किसी क्षेत्र में तो वहाँ क्या हुआ, मृदा पहले से मौजूद होती है, फिर से वहाँ जो है पारिस्थितिक तंत्र का फिर से प्रोडक्टिविटी बढ़ना आसान होता है। दूसरा क्या होता है, मृदा में जैविक घटकों का अवशेष जैसे बीज, पौधे की जड़ इत्यादि पाए जाते हैं। अब जैसे जंगल में आग लगा तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम पूरा का पूरा एकदम चिकना सपाट हो जाएगा, उसमें कुछ बीज के अंश रह सकते हैं, कुछ पौधे के जड़ें रह सकती है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि हम वहाँ पे जो है आसानी से दोबारा जो है द्वितीयक पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो जाता है। अब एक तथ्य, एक नोट के रूप में आप सिर्फ माइंड में याद रखिएगा, इसका कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बस ये जानने के लिए कि यदि पूरे ग्रह पर प्रजातियों का महाविनाश हो जाए तो इसके बाद अनुक्रम की प्रक्रिया घटित होने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। यानी एक बार पृथ्वी पर से पूरा जो है मानव जाति से लेकर के जीव जंतु पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएं तो फिर से इस प्रकार का प्रक्रिया घटित होने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम पारिस्थितिक तंत्र को डैमेज नहीं करें। वो जो तंत्र डेवलप प्रकृति ने किया है उसको हम क्षरित नहीं करें, उसका हम क्षय नहीं करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।